Assalamu alaikum, students. This is Sajjad here. आज is there any specific reason कि सिर्फ 9 लोग अभी तक आए हैं? But I think that we are not supposed to wait for everyone to turn up. We will start right away. Do you want me to review the last meeting's topics or just move forward? आप अगर चाहते हैं कि मैं उनको रिवाइज कर दूं थोड़ा सा पिछली क्लास को, तो जस्ट रेज योर हैंड एंड इफ आई डोंट सी योर हैंड्स राइजिंग देन आई विल मूव फॉरवर्ड. ओके, आई थिंक वी विल मूव फॉरवर्ड. लेकिन उसमें ये था कि पिछली क्लास में मेरे पास दो तीन लोगों ने सवाल पूछे थे जो आखिर में वी वर अनएबल टू कवर अप. So I'm just going through them very quickly, and if you feel like that you are unable to understand still, please don't hesitate to ask again. I don't mind answering your questions. सबसे पहला सवाल आया था जी स्कोप मैनेजमेंट. तो स्कोप के लिए मैंने बताया था कि जिस तरह से माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप होता है, तो उसमें जो उसके आगे जहाँ से आप व्यू करते हैं, जहाँ लेंस लगा होता है, तो उस लेंस के अंदर जितनी चीज़ आती है आप वही देख पाते हैं, उससे बाहर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आती. तो स्कोप का यहाँ पर जो मीनिंग है वो भी यही है कि जो आपको आपका कस्टमर कहता है आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको डॉक्यूमेंट करके उससे सिग्नेचर लेने हैं, ताकि कल को अगर कोई प्लस माइनस हो तो यू आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. बिकॉज इसमें जो प्रोजेक्ट्स में जो सबसे बड़े मसाइल आते हैं वो 90% ऑफ द टाइम व्हेन इट कम्स टू पेमेंट्स, तो पेमेंट्स में बड़े मसाइल आते हैं. बिकॉज जो प्रोजेक्ट बनवा रहा होता है वो कहता है कि मैं कम से कम पैसे दूं, और जो बना रहा होता है वो कहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूं. तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं. तो उसको अवॉइड करने का जो बेस्ट रीज़न होता है वो यही होता है कि आपने अपनी स्कोप स्टेटमेंट जो है उसको बहुत थॉरोली रिव्यू करके और उसको डॉक्यूमेंट करना होता है. अगर आपकी स्कोप स्टेटमेंट क्लियर नहीं होगी तो आपको कंटिन्यूसली थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट आपको कंटिन्यूसली उसमें जो स्कोप है उसको चेंज करते रहना पड़ेगा. और उस चेंज को कवर करने के लिए यू हैव अनदर टूल विच इज़ रिक्वायर्ड एंड विच इज़ वेरी मच मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर. वो कहलाता है चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट. चेंज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये जो नॉलेज एरियाज हैं उसमें लाई नहीं करता, but it is something which is ongoing throughout the life cycle of the project. तो स्कोप तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एक्सप्लेन किया है. इसके बाद एक सवाल था जी, एक्सप्लेन द फंक्शनल प्रोडक्ट. तो आपका जो एंड प्रोडक्ट होता है इट शुड बी वर्किंग वॉट एवर इट इज. आई मीन इफ इट इज अ ब्रिज और इफ इट इज अ बिल्डिंग और इफ इट इज maybe a dam or whatnot. So whatever is your project, it should be in a working condition. It should be functional. So that outcome, ये बेसिकली प्रोजेक्ट की लैंग्वेज में इसको जो फाइनल आपकी जो प्रोडक्ट होती है उसको डिलीवरेबल बोलते हैं. तो ये जो डिलीवरेबल है वो आपका फंक्शनल होना चाहिए. ये नहीं कि आपने बीच में आधा ब्रिज बना के छोड़ दिया और आपने कहा कि जी प्रोजेक्ट हो गया, अब जैसा भी है आपने इसको एक्सेप्ट करना है. That is not a functional product. Integration management with real life example. तो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट रियल लाइफ एग्जांपल में ये है कि एनईडी में तो नहीं होता, लेकिन बिकॉज आई माई सेल्फ एम एन एनईडी ग्रेजुएट सो आई नो इट वेरी वेल. बट क्वाइट अ फ्यू यूनिवर्सिटीज़ उनमें ये होता है कि जब आपका 4 साल का जो पूरा प्रोग्राम होता है, तो in order to get the feel कि what the student has learned over this 4-year time period, तो एक उनका comprehensive exam होता है. उस comprehensive exam में फर्स्ट सेमेस्टर से लेके और 8वें सेमेस्टर तक जितनी चीज़ें होती थी उसकी जो बेसिक्स होती हैं, बिल्कुल बेसिक नॉलेज या बेसिक इंफॉर्मेशन, उसको MCQs की सूरत में दिया जाता है. तो
तो वो बेसिकली अगर if a student appears in that kind of exam, so what exactly he is as a student, what he is doing in his mind is he is integrating all the information which has been shared over 4 years time period. तो वो उसको compile करके और वो appear होता है, and if he gets through, so he knows that whatsoever he has learned or whatsoever he has done is uh, is the right approach to deal with the project, with the program which he was pursuing. So exactly in the same way, jab you as a project manager, you are not expected to be master of all. You are supposed to be jack of all but master of none. मास्टरी के लिए आपने जो अपनी टीम बनानी होती है, उसको उसमें जो टीम में जो मेंबर्स हैं उनको अपनी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए. Like for example, if someone is dealing with the quality management, so he should be quality guru. If someone is dealing with the cost side, he should be knowing very well about how to manage the cost. अगर कोई procurement में expert है, तो he should know how to procure material and human resources. And if someone is very good at taking risks and managing risks, तो he should deal with the risk management. तो आपकी जो project management team होती है, उसको ये एक तरह से यूं समझ लें कि मुझे नहीं पता आप लोगों ने जो पुराने ज़माने की अगर मूवीज़ देखी हो, तो उसमें वो जो एक घोड़ा होता था, मतलब दो घोड़े आगे बंधे होते थे और उस पर एक राइडर चला रहा होता था. खासतौर पर मैं बात कर रहा हूँ बेन-हर, एक मूवी है बहुत पुरानी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उस दौर के कॉन्टेक्स्ट में इसको बनाया गया है. तो उसमें वो जो है ना उसकी रेस होती थी. तो अब मैं ये कॉन्टेक्स्ट इस कॉन्सेप्ट में मैं बता रहा हूँ. जैसे रोम में जो कोलिसियम है, ये उसका वो बेसिकली वो एक तरह से समझ लें आजकल की लैंग्वेज में इसको स्टेडियम कहेंगे, कि उसमें या तो इस तरह के मुकाबले होते थे. तो एक इसको यूँ समझ लें कि इसी तरह के एक गाड़ी है आपके पास जिसमें 10 घोड़े बंधे हुए हैं, और हर घोड़ा जो है वो अलग-अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट वाला रोल प्ले करेगा. वो सारे घोड़ों को इस तरह से आपस में सिंक्रोनाइज करेगा कि ही शुड विन द रेस. तो ये कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का, अगर रियल लाइफ में इसको समझने की हम कोशिश करें. फिर उसके बाद एक सवाल ये था कि इफ वी हैव मेड अ ब्रिज एंड व्हेन द ब्रिज इज इन यूज, is it our responsibility to take care of it after it starts functioning? You as a project manager, yes, ये इसमें एक्चुअली होता ये है कि जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन होता है. जो कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब, ये इसमें ये होता है कि जब आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर भी देंगे तो यू आर सपोज टू लुक आफ्टर इट्स वर्किंग एंड फंक्शनिंग, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ कि उसमें आपने क्या टाइम पीरियड मेंशन किया है. मोस्टली ये इसमें 3 से लेके 5 साल और 5 से लेके 10 साल तक भी जा सकते हैं, कि बट मिनिमम आई थिंक 3 साल इज द मिनिमम टाइम पीरियड. कि 3 साल तक आपने अगर एक ब्रिज बनाया है तो वो 3 साल तक उसकी जो मेंटेनेंस है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिलीवरिंग पार्टी, जो जिसने प्रोजेक्ट बना के डिलीवर किया है कस्टमर को. तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर. अब मैं यहाँ पर 2 टर्म यूज कर रहा हूँ. जो प्रोजेक्ट बनवा रहा होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बायर कहलाता है हमेशा, और जो बनाता है प्रोजेक्ट बायर के लिए वो सेलर कहलाता है. तो जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to look after the project itself for at least 3 years. Minimum 3 years होता है. It can extend up to 5 or 10, depending on the nature of the project and depending on the parties agreement. जो दोनों parties की agreement होती है उसके ऊपर depend करता है, but minimum 3 साल का contract sign होता है. फिर से I think it is clear to you. अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा. Then you said that projects that are interlinked are called program. Then what do we call the project that are not interlinked?
तो ये मैं बता भी चुका था, अभी आगे इसको और एलाबोरेट भी करूंगा मैं, अभी आगे भी आएगा ये दोबारा। तो जो इंटरलिंक्ड है वो तो प्रोग्राम कहलाते हैं। छोटे छोटे 4-5 प्रोजेक्ट्स वगैरह आप मिलाते हैं और वो सारे एक दूसरे से लिंक्ड हो तो वो प्रोग्राम कहलाता है। और अगर वो इंटरलिंक्ड ना हो तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। इट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। तो अब ये होता क्या है और कहाँ यूज होता है ये भी हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। सो दीज वर few of the questions which were raised in the last lecture, so I thought that I better give you in detail, reasonable detail, the answers to these questions. And I hope that I did my part of the job. If you feel like still that if you have any kind of confusion whatsoever, feel free to raise the question, and it is not necessary that you raise the question right away. But as usual, as we have been doing up until now, uh, I would expect that you just write it in chat box so that I can get it as and when it is raised. Okay, so this was the lecture which we did last time. Let me make it full screen. लास्ट टाइम हमने जो 10 नॉलेज एरियाज हैं इसके, उसको बहुत ही सुपरफिशियली हमने इसको टच किया था। दिस वाज द लास्ट स्लाइड जहाँ पर मैंने लेक्चर को रोका था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू अहेड फ्रॉम हियर। अगर इसमें आपको मैं थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा दिखा रहा हूँ, ये मैंने बताया था कि पहले ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता था, लेकिन अब जो है वो इसको सिर्फ रिसोर्स मैनेजमेंट का नाम दे दिया गया है। सो these are the slides which we dealt with in our last lecture. So now let's move forward. Now this is the comparison of 5th edition and 6th edition. सवाल आपके जहन में ये भी आएगा कि व्हाट इज द पॉइंट इन कंपेयरिंग द टू। मैं ये कंपैरिजन सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वजूद में आया है तो उसने इट हैज़ बीन इम्प्रूविंग इट्स होल डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट कर दूं कि व्हाट दिस पीएमआई एक्चुअली डज। यू गाइस आर फ्रॉम टेक्सटाइल आई गेस, तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की जो मेन बॉडी है उसका तो मुझे ऐसा इतना आइडिया नहीं है। यस, ये जो सारी स्लाइड्स मैंने इसको गो थ्रू किया है, डोंट वरी, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। आई एम मूविंग इनटू दैट डायरेक्शन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और ऑल दीज 9-10 नॉलेज एरियाज जो हैं ये सारे के सारे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज ऑल अबाउट। सो ओके, अब यहाँ पर मैं इसको बता दूं थोड़ा सा, मुझे एग्जैक्टली तो कंफर्म नहीं, मैं आई माई सेल्फ एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सो आई नो कि हमारे यहाँ जो 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 ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो IEEE है। नाम आप लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। तो IEEE जो है वो हमें हमारी एक तरह से समझने की गवर्निंग बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। इसी तरह से PMI is the institute, international institute, which sets the standards for project management across the globe. तो across the globe का जो इंटेंट है वो एक्चुअली यही है कि इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो नॉर्मल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होंगी across the globe, they are supposed to meet the requirements of PMI. तो ये बेसिकली PMI ऐसी कंपनीज को हर साल 25 ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट भी करता है जो जो और इनको फिर इनामात और ये सारी चीज़ें भी दी जाती हैं। सो दिस होल एक्सरसाइज इज इन दैट डायरेक्शन कि they want to make this project management thing very effective in executing good projects with quality outcome. तो
इस वजह से, और मेरी जो इस पूरी प्रेजेंटेशन का जो फोकस या महवर रहेगा वो भी पीएमआई के स्टैंडर्ड्स को ही मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा। ऑल्दो देयर आर टन्स ऑफ अदर books available on project management in the market, but I'll be main focused on the PMBOK guide, जो कि जिसका 6th एडिशन जो है उसको मैं इस वक्त लेके चल रहा हूँ, which is very much current at the moment. And if you want to appear in the PMP certification exam, so this 6th edition you are supposed to consult for appearing in the PMP certification exam. So that's why I'm giving you a sort of a comparison between the two. तो उसमें इस 6th एडिशन में क्या हुआ है कि उसको 5th के साथ कंपेयर करके बताया गया है। तो उसमें इसने बताया कि जी पहले जो क्वालिटी था उसका वन ऑफ द प्रोसेस वाज परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस, तो उसको अब इन्होंने चेंज कर दिया है मैनेज क्वालिटी के नाम से। रिसोर्स को पहले प्लान एचआर मैनेजमेंट था, उसको चेंज कर दिया प्लान रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर था दूसरा एक्वायर प्रोजेक्ट टीम, तो उन्होंने कहा इसको एक्वायर रिसोर्सेज कर दिया। डेवलप प्रोजेक्ट टीम, उसको डेवलप टीम कर दिया, और मैनेज प्रोजेक्ट टीम को मैनेज टीम कर दिया। तो अब बज़ाहिर तो एक आम लेमैन के लिए तो बड़ी अजीब सी बात होगी कि मतलब इसमें कौन सा कमाल किया, ये मतलब इसमें ना भी करते तो कौन सा फ़र्क पड़ जाता। तो जब मैं खुद भी इसको पहली मरतबा जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे जहन में भी एग्जैक्टली यही सारी बातें आई थी। बट as I kept on moving in this direction, then I came to realize कि all these words, ये जो लफ्ज़ होते हैं इनके अंदर बड़ी डेप्थ होती है। हम नॉर्मली चूँकि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ नॉट आवर मदर टंग, so we don't know the depth of all these words which are used in this these documents। और ये चूँकि स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है, तो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी होता है कि जो टर्म आप यूज़ कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरह से डिफाइन भी किया हुआ होगा। मैं मतलब बेसिकली ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट तो नहीं है जो चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ, बट इट इज़ गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि ये जो लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं इनकी डेप्थ क्या होती है। व्हाई डू वी नीड टू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स which we are using in our day-to-day conversation and which we are making use of in our writing and uh, writing particular subject jargons। तो ये इन सब की जो रिक्वायरमेंट है या ये क्यों हम करते हैं, इसको मुझे थोड़ा सा एलाबोरेट करने का मौका दें। इट वोंट टेक मोर टाइम, just to give you a feel of what exactly do I mean by uh, emphasizing upon the specific words which are used। इसकी मैं उर्दू में मिसाल दूं तो वो ये है कि एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में जस्टिस, और जस्टिस को जब हम अपने पास उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हमें दो अल्फाज मिलेंगे, एक मिलेगा अदल और एक मिलेगा इंसाफ। लेकिन अगर आप इसको जब आप कन्वर्ट करने जाएंगे अंग्रेज़ी में, तो अंग्रेज़ी में आपको सिर्फ एक लफ्ज़ मिलेगा विच इज़ कॉल्ड जस्टिस। तो एक लेमन के लिए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अदल कहें या इंसाफ कहें। और इसी तरह से मतलब अगर वो इंग्लिश में अगर पढ़ रहा है तो उसके लिए तो चूँकि वर्ड ही एक है तो उसको वैसे ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इससे इससे बेसिकली बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एलाबोरेट करूँगा, देन इट विल मेक मोर सेंस टू यू कि व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन ऑफ अस, स्पेशली प्रोफेशनल्स, कि उनको अपने जो अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल करते हुए बहुत सोच विचार के बाद उनको यूज़ करना चाहिए। जो मुंह में आए वो बोल देना जो है वही काम लेमैन का तो काम हो सकता है, लेकिन एक प्रोफेशनल जो है उससे इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो इसकी मिसाल यूँ है कि मैंने 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर बात ये भी आएगी कि उर्दू में 2 क्यों हैं, अंग्रेज़ी में 1 क्यों है, अंग्रेज़ी में 2 क्यों नहीं है, या अंग्रेज़ी में 1 है तो फिर उर्दू में 1 क्यों नहीं है, 2 क्यों है। तो इसकी मैं मिसाल यूँ दूँगा कि सपोज़ करें मेरे पास 4 रोटियाँ हैं और मेरे सामने 2 लोग आ रहे हैं माँगने वाले, ठीक है? तो अगर मैं दोनों को 2-2 रोटी बाँट दूँ तो ये कहलाएगा मैंने इंसाफ किया इनके साथ। लेकिन जब वो
मेरे पास आ रहे थे तो मैंने उनको देखा कि एक थोड़ा सा कमज़ोर था और एक ज़रा सा हेवी था। तो मैंने उनकी फिज़िकल कंडीशन को देखते हुए एक को मैंने 1.5 रोटी दी, जो कमज़ोर था उसको 1.5 रोटी दी, और जो थोड़ा हेवी था उसको मैंने 2.5 रोटी दी। ये कहलाएगा आर्ट। तो अब इसको आप अप्लाई करें अपनी रोज़मर्रा ऑब्जर्वेशन में कि आप जब आपकी जो जहाँ से जस्टिस मिलता है उसका नाम रखा गया है अदालत, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ से आपको जो चीज़ मिलती है वो अदल नहीं मिलता, वहाँ से इंसाफ मिलता है। बड़ी अजीब सी बात है कि ये फिर मतलब ये तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी इस तरह से। तो अगर आप कुरान के जो बिल्कुल पहला पेज होता है, जो बिल्कुल जो उसका हार्ड कवर है, उसको जैसे आप खोलते हैं तो उसमें खुदा के 99 नाम नज़र आएंगे। उन 99 नामों में अगर आप तलाश करेंगे तो आपको वहाँ पर मुनसिफ का वर्ड नज़र नहीं आएगा, लेकिन आदिल का वर्ड नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि खुदा जो है वो आदिल है, मुनसिफ नहीं है। मुनसिफ होता तो वो सबको हर चीज़ हर एक को बराबर देता है, लेकिन उसने अदल किया है। जो ज़्यादा करता है मेहनत उसको ज़्यादा भी देता है, जो कम मेहनत करता है उसको कम देता है। तो ये है अदल का तकाज़ा। फिर उसके बाद दुनियावी अदालत से आपको इंसाफ क्यों मिलता है? उसकी वजह ये है कि अगर मेरे सामने मैं एक जज हूँ और जज की कुर्सी पर बैठा हूँ और मेरे सामने एक शख्स आता है जिसने एक कत्ल किया है, और एक शख्स आता है जिसने सपोज करें जी 10 कत्ल किए, तो मैं अपनी सीट पर बैठ के उसके साथ अदल नहीं कर सकता, इसलिए कि जो कत्ल की जो सज़ा है, कत्ल के बदले में कत्ल करना है मुझे, उसे उसको सज़ाए मौत देनी है। तो जिसने एक किया है मैं उसे भी सज़ाए मौत एक ही दफ़ा दूंगा, और जिसने 10 किए उसको भी मैं एक ही दफ़ा मार सकता हूँ। बार बार जिंदा करके मारने की जो सलाहियत है, वो जो जो कुव्वत है, वो सिर्फ खुदा की ज़ात के साथ है। तो इसीलिए खुदा का नाम आदिल है, मुनसिफ नहीं है। और यहाँ पर जो जज बैठा होता है वो अदल नहीं करता, वो इंसाफ करता है, लेकिन एक्चुअली उसे करना चाहिए। अब वो अदल कैसे करेगा? उसके लिए उसकी ज़रूरत है कि उसके अंदर सिर्फ जस्टिस को वो सामने ना रखे, उसके वो अवामिर भी सामने रखे कि जिनकी वजह से अगर कोई शख्स कत्ल करता है या कोई शख्स चोरी करता है, तो उसको जब वो उन अवामिल का इदराक कर सकता है और वो उनका तदारुक अगर कर लेता है, तब हम कह सकते हैं कि यस, यहाँ पर अदल हुआ, इस अदालत से मुझे अदल मिला है, इंसाफ नहीं। सो आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट लाउड एंड क्लियर। मुझे अगर आप कुछ समझ में आ गया तो जस्ट मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में कोई भी कह दे कि इट्स ओके। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आई कैन एक्सप्लेन मोर एलाबोरेटली। अब जो दूसरे इसके बाद इसी तरह से कंट्रोल कम्युनिकेशंस जो था प्रोसेस, उसका इन्होंने नाम दे दिया है मॉनिटर कम्युनिकेशंस। कंट्रोल रिस्क को नाम दे दिया है मॉनिटर रिस्क। प्लान स्टेक होल्डर, प्लान स्टेक होल्डर ही है, सॉरी प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट था, अब उसको उन्होंने कह दिया प्लान स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। और दूसरा था कंट्रोल स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, उसको उन्होंने कर दिया मॉनिटर स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। ये फिफ्थ एडिशन में सारी चीज़ें इस तरह से थी। सिक्स्थ एडिशन में इसको चेंज कर दिया गया है इन टर्म्स के साथ। इसको फर्दर अभी हम जब इंडिविजुअली हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट these words actually mean. अच्छा जी, अब जो हम बात करने लगे हैं वो है जो 49 प्रोसेसेस मैंने बताए थे। यहाँ पर मैं आपको फिर थोड़ा सा एक बार एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। ये है कि एक चीज़ होती है प्रोसेस और एक होता है प्रोजेक्ट। मैंने आप लोगों के साथ जो एक आर्टिकल शेयर किया था, लाइफ इज़ अ प्रोजेक्ट, जो एग्जैक्टली टाइटल तो याद नहीं है, वो मैंने लिखा था। और इसको मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
जो उनके नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन, उनको जिस लक़ब से पुकारा था वो ये था कि उनके लिए लक़ब दिया था कि वो जवानान जन्नत के सरदार हैं। और एक मरतबा एक खातून आती है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि, और बड़ी एजेड सी खातून होती हैं, तो वो उनसे पूछती हैं आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह आप बताइए कि क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? तो आपने अजरा है कफन में उससे कहा कि नहीं तुम जन्नत में नहीं जाओगे, तो वो रोने लगी। फिर आपने उसे दिलासा दिया और कहा कि तुम जन्नत में जाओगी, लेकिन जिस एज ग्रुप में इस वक्त हो तुम उस तरह से नहीं, बल्कि जन्नत में जवान बना के भेजी जाओगी। तो हमारी लाइफ को भी जो, अगर हम अपनी लाइफ को प्रोजेक्ट की डेफिनेशन पे अप्लाई करें तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट है, इसीलिए उसकी एक लाइफ साइकिल है। जो आज बच्चा है वो कल बड़ा होगा, जो आज बड़ा है वो कल बूढ़ा होगा, और जो बूढ़ा है वो ज़मीन बोस होगा। तो इससे किसी को इनकार मेरा ख्याल है कि नहीं होगा। तो लेकिन जब आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो जो नॉर्मली अगर इसको आप देखें तो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसका बेल कर्व बनता है। अभी ये आगे भी आएगा वैसे, लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पर आपको जिस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है बेसिकली आपका प्रोजेक्ट और प्रोसेस का डिफरेंस। Project is anything which is time bounded, or it is a one time activity, whereas process is something which is ongoing, never ending. तो जब आप यहाँ से जन्नत में जाएंगे तो जन्नत की जो लाइफ है वो नेवर एंडिंग है। तो इसीलिए जन्नत का जो पूरा सफर है आपका वो प्रोसेस होगा, जिंदगी आपकी जो है वो प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपने अपनी जो गिवन लाइफ टाइम है उसी लाइफ टाइम में अपने अमाल इतने सही करने हैं। और ख़ास तौर पे आज जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का पहला दिन है, तो अगर अच्छे कामों से उसकी इब्तिदा की जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो हो सकता है कि जो कहा जाता है कि अंदाज़ बयां करके मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए कभी दिल में मेरी बात। तो अगर आप कोई अच्छा काम कर लेते हैं मेरे कहने से तो वो शायद मेरी बख्शिश का सामान हो जाए। तो हमें सब एक दूसरे को ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ज़रूर बतानी चाहिए गाहे बगाहे, जो हमें आती हैं उस हवाले से। सो दिस वाज सो प्रोसेस इज समथिंग विच इज़ ऑन गोइंग, नेवर एंडिंग, एंड प्रोजेक्ट इज समथिंग विच इज़ अ टाइम बाउंडेड एक्टिविटी विद अ यूनिक आउटकम। तो जब आपकी जो यूनिकनेस होगी वो आपका जन्नत में जो आपको दर्जा मिलेगा वो आपकी यूनिकनेस होगी। तो यहाँ पर आप जितना अच्छा इस लाइफ को एज अ प्रोजेक्ट लेके उसको जितना अच्छी तरह से गुजारेंगे तो वो यूनिक आउटकम जो है वो आपको वहाँ पर नज़र भी आएगा। अब उन 49 प्रोसेसेस में से इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में जो प्रोसेसेस यूज होते हैं वो ये 7 प्रोसेसेस हैं। और ये 7 प्रोसेसेस प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप में किसके साथ लिंक होते हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सो ये दीज आर 5 प्रोसेस प्रोजेक्ट प्रोसेस ग्रुप्स। These are 7 processes, and this is the knowledge area which we are talking about. तो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में इनिशिएटिंग लेवल पे डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर, ये आपका एक प्रोसेस है। फिर वही बात कि अब ये डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब क्या होगा? डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब ये होगा, नॉर्मली मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट चार्टर जो है वो प्रोजेक्ट को जो स्पॉन्सर करता है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उसे जारी करता है या लिख के देता है। तो सो डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर इनिशिएटिंग फेज में आपको डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर का प्रोसेस होता है। प्लानिंग फेज में डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है। एग्जीक्यूशन में डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज, ये 2 प्रोसेसेस हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क एंड मैनेज प्रोजेक्ट नॉलेज। फिर कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। तो ये मैंने आपको जो बताई थी चेंज मैनेजमेंट जो है वो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर आपने चेंज कंट्रोल जो है उसको बहुत
उसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इसलिए कि दिस इज़ द ओनली एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर को फोकस करना चाहिए। बाकी जो रिमेनिंग एरियाज हैं उसमें वो अपने काम को डेलीगेट कर सकता है अपनी प्रोजेक्ट टीम को, और उनसे सिर्फ इनपुट ले ले कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन एट देयर एंड, not more than that. This is the only thing which is required on the project team part. तो आई एम सॉरी, द प्रोजेक्ट मैनेजर्स पार्ट। तो लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना तो वो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट होती है, और ऑन टॉप ऑफ इट उसका जो चेंज कंट्रोल का जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करना होता है। उसको हर चेंज, जो भी एक छोटे से छोटा एक सुई भी अगर आई है, आउट ऑफ स्कोप अगर आई है, तो उसको भी उसे डॉक्यूमेंट करके उसको साइन करवाना है प्रोजेक्ट जो कस्टमर है प्रोजेक्ट का, उससे उसको साइन करके रखना है, क्योंकि अदरवाइज जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आएगा वो आएगा जब पेमेंट्स के इश्यूज आएंगे। सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज क्लोजिंग। सो क्लोजिंग प्रोजेक्ट और फेस, ये सारे इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के साथ प्रोसेसेस हैं। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट वाला पार्ट, अगेन लेट मी टेल यू, एंड मोर आई एम पुटिंग मोर एम्फेसिस ऑन इट, कि this is the area where a project manager is supposed to have a keen eye while executing or planning or whatever he is doing. He is supposed to keep a keen eye on these activities as a project manager, as a good project manager. So these are 7 out of 49 processes. इसके बाद है जी स्कोप मैनेजमेंट। स्कोप मैनेजमेंट में 4 प्रोसेसेस जो हैं वो आपको मिलेंगे प्लानिंग फेज में, और 2 प्रोसेसेस आपको नजर आएंगे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में। इसका मतलब इनिशिएटिंग फेज में स्कोप मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, एग्जीक्यूशन में स्कोप में काम नहीं होता, स्कोप में सिर्फ प्लानिंग होती है, और इसी तरह से क्लोजिंग के टाइम पे भी क्लोजिंग होगी उस वक्त जब आपने स्कोप, जो प्रोजेक्ट का जो स्कोप था वो आपने कंप्लीट कर लिया। जो जो चीज़ आपके उस लेंस में आ रही थी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, मैं यहाँ पर जो वर्ड लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो उस कॉन्टेक्स्ट में, जैसे माइक्रोस्कोप का लेंस या टेलीस्कोप का जो लेंस है, तो वो उस लेंस के अंदर जो भी प्रोजेक्ट के जो लेंस में जो जो चीज़ें आ रही थी उसकी हद तक जो जो चीज़ है वो स्कोप है। तो इसके लेंस में सिर्फ ये 6 प्रोसेसेस आते हैं, जिसमें से प्लानिंग फेज में उसको प्लान स्कोप मैनेजमेंट, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन स्कोप एंड क्रिएट डब्ल्यूबीएस। क्रिएट डब्ल्यूबीएस में पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इसमें वो स्कोप मैनेजमेंट को प्लान करेगा, मतलब प्लान स्कोप मैनेजमेंट का मतलब ये कि स्कोप को वो पूरा वर्कआउट करेगा, उसको किस तरह से स्कोप को लेके चलना है वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करेगा, उसका जो स्कोप है उसको प्रॉपरली डिफाइन करेगा, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेगा, और उन सबको सामने रखते हुए एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो उसको बिग पिक्चर देगा। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो वहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ था, वायर फ्रेम। वायर फ्रेम जो है उस वक्त मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मुझे उम्मीद एक्सपेक्टेशन ये थी कि मे बी समवन माइट आस्क इन डिटेल कि व्हाट एग्जैक्टली वायर फ्रेम इज। तो वायर फ्रेम को अगर आप अपनी इस वक्त की जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको समझना चाहते हैं, तो आपका जो फ्लो चार्ट होता है ये इस तरह की चीज़ होती है, फ्लो चार्ट टाइप की चीज़ होती है वायर फ्रेम। तो और इसको बनाने के लिए जो नॉर्मली जो टूल्स, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, आप इसको गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे टूल्स नज़र आएंगे। तो लेकिन जिसको मैंने यूज़ किया है बहुत फ्रिक्वेंटली और वो बहुत अच्छा टूल है, वो है MS ऑफिस में ही एक से एक सॉफ्टवेयर आता है MS विजियो के नाम से, हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हो। तो वो बेसिकली आपको ब्लॉक डायग्राम्स बनाने में बहुत इफेक्टिवली काम करता है। तो बहुत ही इजी टू यूज़ है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक बच्चे को भी आप सिर्फ बेसिक्स बता दें, उसके बाद उसमें से वो ही कैन कम आउट विद वंडर्स।
तो ये आपको एक फ्लो चार्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको इसमें मिलेगा MS विजियो में। और बेसिकली जो वायर फ्रेम है वो फ्लो चार्ट का ही कॉन्सेप्ट है। तो जिस तरह से वायर फ्रेम में मैंने बताया था ना कि आपने जो पिछली एक्टिविटीज़ हैं, तो एक एक्टिविटी का आउटपुट जो है दूसरे का इनपुट बन जाता है। तो उसको फिर आपने जिस तरह से आपने उसको वायरिंग की होती है, तो हर चीज़ अपने अपने टाइम पे वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है। जिस तरह से अगर आपने इसको एक और अंदाज में देखें तो अक्सर आपने देखा होगा ये जो शादियों में या जिस तरह से बड़ी जो रातें होती हैं उसमें लाइटिंग जो की जाती है, तो एक अगर उसमें कोई चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है या मतलब इवन आपका जो डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्लेज जो आप आजकल आपको बहुत सारी स्ट्रीट्स पे नज़र आता है, तो उसमें जब जो चीज़ जलानी होती है तो वो LED उसी वक्त जलती है। तो वो बेसिकली वायर फ्रेम होती है, अंदर से वो प्रॉपरली वायर्ड होती है। तो जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो LED जलती है, अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती तो LED बंद रहती है। सो दिस इज़ बेसिकली the concept of this planning. वैलिडेट स्कोप एंड कंट्रोल स्कोप। वैलिडेट का मतलब ये है कि जब आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो जो क्वालिटी मैनेजमेंट की जो टीम होगी वो आके उसको वैलिडेट करेगी। वैलिडेट मीन्स वो स्कोप को और एक्सिक्यूशन को दोनों को मैच करेगी कि जो स्कोप डिफाइन था और जो मतलब एक्सिक्यूट हुआ है उसमें कहीं कोई चीज़ कमी बेशी तो नहीं रह गई है। अगर कमी बेशी है तो वो कंट्रोल तो वो थ्रू आउट प्रोसेस वो कर ही रहा होगा। तो वो इसको वैलिडेट करती है कि तो आपकी जो क्वालिटी मैनेजमेंट की जो टीम है वो कंट्रोल और उसको को लुक आफ्टर करती है। प्लानिंग वाली जो टीम है वो इन 4 एरियाज में काम करती है। तो दीज आर द 6 प्रोसेसेस out of those 49 processes which we are supposed to go through very superficially, because explaining all these areas actually जो आपका जो एग्जाम है उसमें आपको इस इन सारी एरिया इन 49 प्रोसेसेस को बहुत ही माइन्यूटली इसको वर्कआउट करना पड़ेगा। इसमें आपको एक एक मतलब इसका जो चार्ट बनता है वो इस तरह से, मैं अगली स्लाइड में अगर इसमें हुआ तो ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कि वो इसके जो है ना चार्ट बनते हैं। तो एक इनपुट होता है, उस इनपुट को जो प्रोसेसेस होते हैं वो बीच में आते हैं। और ये आपकी नॉर्मल भी जो एक प्रोसेस होता है उसकी डेफिनेशन यही है कि एक इनपुट है, बीच में एक चीज़ प्रोसेस होती है जो सिस्टम होता है, और देन आउटपुट होती है। तो जो आपका जो प्रोसेसेस हैं उसके लिए आपको टूल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो वो टूल्स और टेक्निक्स और कौन सी चीज़ किसके साथ लिंक हो रही है और उसके आउटकम में क्या चीज़ मिलती है, वो बेसिकली उसका एग्जाम होता है जो आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो हम इस वक्त जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दिन 10 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, इट विल गिव यू अ वेरी बिग पिक्चर। जो आप बिग पिक्चर आप जिसको आप एक तरह से समझ लें कि आपका एक जो है ब्लॉक डायग्राम होगा जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो वी आर नाउ लेफ्ट विद लेस देन 1 minute एंड इट विल बी अगेन डिस्कनेक्टेड बाय इटसेल्फ। सो आई एम स्टॉपिंग हियर। अगर आपका कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज आई विल गो बैक एंड कम बैक इन just 2 to 3 minutes and then we will continue lecture। इससे हम आगे चलेंगे। Is there any question? Please don't hesitate to raise questions if you have any. Okay, then I'll be back in just 1 to 2 minutes. Just give me two to 3 minutes, and I'll be back. Thank you very much for your time.